गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे ऊष्मागतिकी स्थायित्व संकुल यौगिकों के लिए, जिसमें हमने बात की थी लिगेंड संकुल यौगिकों को प्रभावित करने वाले कारक थे, उनके स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारक थे, जिसमें धातु से संबंधित कुछ कारक पड़े थे, धातु आयन से संबंधित। और जो लास्ट क्लास हमारी थी उसमें हमने डिस्कस किया था लिगेंड से संबंधित कारक, और उसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था और वो था लिगेंडों की क्षारीय प्रवृत्ति। लिगेंड जितना ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का होगा वह उतनी ही आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर दान करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। परिणाम स्वरूप ऐसे लिगेंड जो प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबलाइजेशन की तरफ वो चले जाते हैं। तो एक इफेक्ट हमने चेक किया था, हम बात करते हैं सेकंड इफेक्ट की। लिगेंड से संबंधित कारक थे, लिगेंड से संबंधित कारक। अब लिगेंड से संबंधित कारकों में पहला हमने पढ़ा था लिगेंड की क्षारीय प्रवृत्ति, लिगेंड की क्षारीय प्रवृत्ति और प्रकृति। आज हम बात करेंगे कीलेट प्रभाव। कीलेट प्रभाव क्या होता है, कीलेट प्रभाव, और कीलेट प्रभाव से वो स्टेबलाइजेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे कीलेट इफेक्ट। कीलेट इफेक्ट, ओके। अब कीलेट इफेक्ट है क्या, इसको समझना है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि कीलेट वलय बनती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, वो कैसे बनती है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि अगर मान लो द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड हैं, वो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ अगर एक साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे लिगेंड जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, वो सभी दाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजक बंध बनाकर बनाते हैं, जिससे एक विशेष प्रकार की वलय का निर्माण होता है। वह वलय कीलेट वलय कहलाती है। और ऐसे लिगेंड जो कीलेट वलय का निर्माण करते हैं कीलेट लिगेंड कहलाते हैं। तथा ऐसे संकुल यौगिक जो इस प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाते हैं कीलेट संकुल यौगिक कहलाते हैं। और इन सभी का यह गुण कहलाता है कीलेट इफेक्ट। क्लियर। अब कीलेट इफेक्ट की बात करते हैं तो यहां से एक चीज बात समझ में ध्यान रखना कि अगर अपन स्थायित्व की बात करते हैं, स्थायित्व की बात करते हैं तो वो कीलेट रिंग के रेफरेंस में बात करते हैं कि कीलेट रिंग अगर बनती है, कीलेट वलय का निर्माण होता है तो वह संकुल स्थायी होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे संकुल यौगिक जिनमें कीलेट नहीं बनती, जैसे साधारणतः अपन मोनोडेंटेड लिगेंड्स वाले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जो एक दंतुक लिगेंड होते हैं, उनके साथ अगर कोई संकुल यौगिक बन रहा है, एक ऐसा संकुल है जो जिसमें बहुदंतुक लिगेंड उपस्थित हैं, तो बहुदंतुक लिगेंड वाला ज़्यादा स्थायी संकुल होता है बजाय एक दंतुक लिगेंडों वाले संकुल के। ठीक है। तो पहली चीज़ तो यह है कि रिंग की बात करेंगे कि रिंग बनती है तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनका स्थायित्व बढ़ता है। दूसरा हम कहते हैं नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स कह सकते हैं। नंबर ऑफ रिंग्स के बजाय हम कहेंगे नंबर ऑफ कीलेट रिंग। नंबर ऑफ कीलेट रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। स्टेबिलिटी कि जैसे जैसे लिगेंडों की संख्या बढ़ने से ये कहें कि नंबर ऑफ कीलेट रिंग्स बढ़ेगी तो उनके उन मॉलिक्यूल्स के लिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आने लगती है। जैसे हम बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है अपने पास, कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। हमारे पास दो एग्जांपल हैं, CuNH3 का होल 4+2 कॉम्प्लेक्स की बात कर लें, और एक कॉम्प्लेक्स की बात कर लें जिसमें बाइडेंटेड कोई लिगेंड है या बहुदंतुक कोई लिगेंड है, CuEn का होल 2+2। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अमोनिया क्या है, अमोनिया है जिसको अपन अमाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड होता है अमाइन। ये कैसा होता है, मोनो
डेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट है। जबकि हम EN की बात करते हैं, EN होता है इथाइलिन डाइअमाइन। ये तो क्या है, अमाइन बोलते हैं इसको, तो अमाइन। और EN क्या होता है, EN होता है इथाइलिन डाइअमाइन। और इथाइलिन डाइअमाइन की संरचना होती है CH2NH2CH2NH2। यहां पे ये दो डोनर एटम होते हैं, यहां पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों डोनर एटम होते हैं। तो यहां अगर हम बात करें तो दो अगर डोनर एटम है तो अपन EN को क्या कहते हैं, बाई डेंटेट लिगेंड। तो हमने यही तो कहा था किलेट रिंग कब बनती है, जब किसी संकुल यौगिक में एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो तो क्या बना लेते हैं, ये किलेट रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की। दोनों कॉम्प्लेक्सेस में इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का एक फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के आए थे प्रीवियस क्लास में, सेकंड ईयर में। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लिगेंड्स। वापस से रिपीट कर देते हैं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये एक फॉर्मूला होता है। डेंसिटी क्या अपन डेंसिटी कह दें या डेंसिटी कह दें कि वो कितने डोनर एटम रखता है, उनकी संख्या मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे यहाँ पे इसकी बात करें, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, समन्वय संख्या है, या ये कहीं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कितनी है, 4। यहाँ पे अपन को लिगेंड तो 2 ही नजर आ रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हैं, 4 होंगे। कैसे, ये रहा फॉर्मूला कि डेंसिटी एक लिगेंड में कितने डोनर एटम, 2, तो 2 में कितने होंगे, 4 हो गए। तो अगर एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 2 लिगेंड कितने बनाएगा, 4। फॉर्मूले में रखोगे डेंसिटी कितनी है, 2, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 4। इसलिए अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इनमें स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, हम कहेंगे यहाँ पे जैसे सपोज करो हमने कॉपर की बात की है, तो कॉपर में ये 4 स्पीसीज अपने अटैच की है, NH3 NH3 NH3, ठीक है। यहाँ से हमने अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये लो साहब हमने +2 रिप्रेजेंट कर दिया, ये इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। अब अगर मान लो इसको डिसोसिएशन प्रोसेस में अप्लाई कर दें, हम डिसोसिएशन प्रोसेस में डाल दें, तो जैसे ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटेगा ये तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कम कर देगा, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है कॉम्प्लेक्स के बने रहने की वो खत्म हो गई। जो लिगेंड था वो वियोजित हो गया विलायक में, वापस वो अटैच होने की टेंडेंसी को कम कर देता है। क्यों, क्योंकि विलायक के पार्टिकल बीच में आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स की, तो देखो यहां से हमने कहा NH2 CH2 CH2 NH2, एक लिगेंड आ गया। दूसरा लिगेंड कहाँ है, NH2 CH2 CH2 और NH2। तो ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बनाएगा, ये एक इसके साथ, ये इसके साथ, एक इसके साथ। हम कह रहे हैं एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल ही है, या स्क्वायर प्लेनर की बात कर लें, लेकिन इस वजह से देखो यहाँ एक रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ये देखो यहाँ पे ये जो रिंग है वो रिंग क्या होगी, किलेट रिंग होगी। तो अगर मोनोडेंटेट यहाँ पे एक रिंग ये बनेगी, एक रिंग ये बनेगी, रिंग बन रही है 2। तो पहली चीज तो हमने यही कही है कि अगर किलेट रिंग बन रही है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्थायी होगा। और दूसरी बात कही है कि नंबर ऑफ किलेट रिंग्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, कि जितनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्थायित्व बढ़ता जाएगा। तो दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो साफ तौर पे ये नजर आता है कि मोनोडेंटेट में किसी भी प्रकार की किलेट रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर आपके माइंड में ये है कि ये एक किलेट रिंग बन रही है तो भैया ये बॉन्ड नहीं है, ये तो हमने केवल चतुष्फलकीय संरचना को प्रदर्शित करने के लिए बनाया अपन ने। बाकी अगर आप इसको भी अगर आप देखोगे तो इस रिंग में, इस कॉम्प्लेक्स में देखो ये बॉन्ड नहीं बन रहा, ये हमने साहब बॉन्ड को डिसोसिएट कर दिया,
बॉन्ड को डिसोसिएट कर दें। अगर बॉन्ड को डिसोसिएट करोगे तो नंबर ऑफ किलेट रिंग्स निकल के आएगी क्या, चेक करना एक बार देखें। Cu है, ये NH2 CH2 CH2 और NH2। देखो एक रिंग ये बन रही है, एक रिंग ये बन रही है, तो किलेट रिंग बन रही है। तो साफ साफ तौर पर नजर आता है कि अगर किलेट रिंग है तो स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल बनता है, अदरवाइज नहीं बनता। अब देखो इसका थ्योरेटिकल पार्ट क्या कहता है कि सामान्यतः अपन किलेट प्रभाव क्या है, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, सभी दाता परमाणु एक साथ केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसह संयोजक बंध बनाते हैं, जिससे एक वलय का निर्माण होता है और इस प्रकार बनी वलय किलेट वलय कहलाती है, जबकि ऐसे लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाते हैं जो इस तरह की वलयों का निर्माण करते हैं। और संकुलों में ये जो किलेट रिंग का बनना है और किलेट लिगेंड की उपस्थिति है, उनका जो प्रभाव है वो क्या कहलाता है, किलेट प्रभाव कहलाता है। अब आगे सुनना क्या कहता है कि हमने दो कॉम्प्लेक्स की बात की है कि भैया किलेट रिंग एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। बाइडेंटेट लिगेंड कम से कम दो वलयों का निर्माण करता है और मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज्ड करता है। हमने इसके साथ ये बात कही कि जैसे जैसे नंबर ऑफ किलेट रिंग्स बढ़ेगी तो उनका स्थायित्व भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। सामान्यतः अपन ये कहते हैं कि जो क्षारीय धातुएं होती हैं वो कम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, क्षार धातुओं की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक स्पेशल लिगेंड्स होता है जिसको हम कहते हैं EDTA-4, जो हेक्साडेंटेट लिगेंड की बात अपन कर रहे हैं, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर वो उसके साथ बंध बनाता है तो उसमें नंबर ऑफ किलेट रिंग्स कम से कम उसमें बनती है 5। चेक कर लेते हैं। हमने कहा EDTA-4 के साथ, EDTA-4, EDTA-4 क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो, तो देखो EDTA बन गया, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेटो। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, CH2CH2N। तो देखो इथाइलिन डाइअमाइन, इस पर कौन है, टेट्रा एसीटेटो है, तो O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3, O C डबल बॉन्ड O CH3 एंड O C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत, या CH3 के रूप में अगर नहीं लिखें तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। रीअरेंज करोगे तो ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री कर सकते हैं अपन। रीअरेंज करने के लिए अपन लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O O-, क्योंकि वैलेंसी देखो 4 रखनी है अपन को, तो इस तरह से अपन अरेंज करते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O O-, CH2 C डबल बॉन्ड O O- एंड CH2 C डबल बॉन्ड O O-। चेक करो, इथाइलिन डाइअमाइन 4 हैं, टेट्रा कौन, एसीटेटो। अब ये अगर किसी क्षारीय मृदा धातुओं के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तो कितनी वलयों का निर्माण होता है, चेक करके देख लें। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे बना ले स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली अगर अपन बात करते हैं कैल्शियम वगैरह होती हैं, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। कैल्शियम है या फिर मैग्नीशियम है, वो EDTA के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बात करें तो चलिए देखिए। हमने कहा अब इसमें कितने, तो देखो डोनर एटम कौन कौन है, डोनर एटम है 2 तो है नाइट्रोजन और 4 है ऑक्सीजन। तो डोनर एटम की बात करें पहले, डोनर एटम 2 तो हैं नाइट्रोजन और 4 हैं ऑक्सीजन।
यही है 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हेक्साडेंटेट हो गया क्या, हेक्साडेंटेट षष्ठ धंतुक, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। क्लियर है। अब देखिए कैसे हम इसकी संरचना बताते हैं, नंबर ऑफ किलेट कितने बनती हैं। तो हमने कहा कैल्शियम के साथ ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाती हैं, 2 तो है नाइट्रोजन, 4 हैं ऑक्सीजन, दिमाग में रखना। तो ये सब हमने नाइट्रोजन के साथ मेंशन किया है, ये नाइट्रोजन है। अब ये दोनों नाइट्रोजनों के बीच में देखो कौन है, कौन है, CH2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं CH2। एक ऑक्सीजन ऊपर होती है, एक ऑक्सीजन नीचे, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, देखो 4 ऑक्सीजन हो गई। अब ये चारों ऑक्सीजन किसके साथ कनेक्ट हो रही हैं, इनडायरेक्टली देखो कि ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है, 1 2 3 4 5 और 6। हमने कहा था कि सेस्टेट होती है, हेक्साडेंटेट होती है। अब यहां पे इसकी जो स्ट्रक्चर है वो देखो कैसे बनेगी, ठीक है। तो कोई भी ऑक्सीजन है उसको हम जोड़ते हैं, देखो यहां से जुड़ा हुआ है, जैसे ये ऑक्सीजन है तो C डबल बॉन्ड O CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जोड़ा अपन ने C डबल बॉन्ड O CH2 और ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 और ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा। हमने कहा है एक नाइट्रोजन देखो 3 से जुड़ चुका है, 3 बॉन्ड फॉर्मेशन कर चुका है, अभी भी एक वैलेंसी, देखो 3 तो बनाएगा ये क्या, आयनिक बॉन्ड, और एक बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अलग से बनाएगा। एक नाइट्रोजन 2 इकाइयों से जुड़ा हुआ है, इस समय हमने एक नाइट्रोजन को देखो 1 इकाई से जोड़ा है, ये तो ये वाली है, 1 से जुड़ चुका है, एक और जोड़ेगा, तो ये रखा अपन ने C डबल बॉन्ड O CH2 और ये जोड़ा, तो ये भी किससे जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड O CH2 और ये इससे जुड़ा। अगर आप इसको चेक करोगे तो यहां से हम चाहे तो अपन इसको स्क्वायर प्लेनर की फॉर्म में रख सकते हैं कुछ इस तरह से। हालांकि ये किलेट रिंग नहीं बनेगी, ये वाली इधर ध्यान देना, ये किलेट रिंग नहीं बनेगी। तो इसमें कितने किलेट रिंग्स हैं काउंट करें तो एक बार में जो डॉटेड लाइन अपन ने बनाया है, जो स्क्वायर प्लेनर संरचना बनाई है वर्गाकार समतलीय, इस संरचना को मैं वापस से रिमूव कर रहा हूं। इससे क्या है, अपन को नंबर ऑफ किलेट रिंग्स चेक करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये सब हमने वापस इसको रिमूव कर दिया ताकि हम आसानी से किलेट रिंग्स को काउंट कर सकें। तो देखिए सबसे पहले देखो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ किलेट रिंग, एक तो ये है, ऐसे ही ये एक नीचे बन रही है, ये नंबर 2 कहते हैं, एक ये बन रही है देखो बाहर की तरफ से ऐसे, तो ये नंबर 3 रिंग है, तो ये नंबर 4 होगी, ये नंबर 5 होगी। कितनी किलेट रिंग्स बनी, 5। हमेशा ध्यान रखना जितने उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, डोनर एटम होते हैं, उससे एक कम आपको किलेट रिंग मिलती है जनरली, ठीक है। तो यहां पे नंबर ऑफ किलेट रिंग्स कितनी है, नंबर ऑफ किलेट रिंग हम कहेंगे 5। तो ये बताइए कि ये मॉलिक्यूल ये कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जो क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनके यौगिक सामान्यतः हेक्सा या पॉलीडेंटेट लिगेंड के साथ बंध बनाकर स्थायी संकुलों का निर्माण कर देते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि कैल्शियम +2 EDTA-4 के साथ अधिक स्थायी संकुल बनाता है, क्यों, समझाइए। पहला रीजन तो हम दे सकते हैं कि नंबर ऑफ किलेट रिंग्स बढ़ती है, जिसकी वजह से उनका जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है। अब दूसरा रीजन सुनिए क्या है, दूसरा रीजन ये कहता है कि किलेट रिंग यौगिकों को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है। किलेट रिंग क्या करेंगे, यौगिकों को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करते हैं,
जिससे उनके विलयन में जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी का जो मान होता है, उस एंट्रोपी का मान बढ़ने लगता है, जिससे संकुलों में विलयन के कणों के मध्य कणों के बढ़ने से, उनकी संख्या बढ़ने से जो एंट्रोपी है या जो उनकी व्यवस्था है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अव्यवस्था की बात कर रहे हैं अपन, अव्यवस्था क्या होने लगेगी, कम होने लगती है। और जब अव्यवस्था कम होने लगती है तो उनका स्थायित्व क्या होता है। एंट्रोपी एक्चुअल में क्या होती है, एंट्रोपी होती है अव्यवस्था के माप, मेजरमेंट होता है कि रैंडमनेस कितना ज्यादा है। अगर रैंडमनेस ज्यादा होगा तो वो इफेक्टिव कोलिजन होती है, कोलिजन होगी तो वो एनर्जी रिड्यूस करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि जब इनके विलयन में इनको डिपॉजिट किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, तो अब ध्यान से समझना इसका आंसर। दूसरा रीजन, पहला तो क्लेट रिंग्स आ गया, क्लेट रिंग्स के आधार पर ही इनका स्थायित्व निर्धारित किया जाता है। पूरा सेंटेंस में रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना है इसको, कि क्लेट संकुलों में यौगिकों का अतिरिक्त स्थायित्व क्लेट रिंग के बनने से आता है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके विलयन में एंट्रोपी के मान बढ़ने लगते हैं। अर्थात संकुल यौगिकों के विलयन में कणों की व्यवस्था या कणों की संख्या बढ़ने पर एंट्रोपी का मान बढ़ने लगता है। एंट्रोपी कह सकते हैं अव्यवस्था का मान बढ़ने लगता है, जिससे वो अपनी एनर्जी को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप कैल्शियम आयन Ca+2 आयन EDTA-4 के साथ स्थायी संकुल यौगिकों का निर्माण करता है। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर इसी आधार पर अगर अपन बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हम एक्वा लिगेंडों की बात करते हैं। देखो यहां पे हम एक एक्वा लिगेंड, EDTA समझ में आ गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब इसी के संदर्भ में जैसे मान लो हमने कोई संकुल यौगिक है, उसको जली उसके में अपन क्रिस्टलीय या लिगेंड्स की बात करें, उसमें एक्वा लिगेंड है और उसको किसी अदर लिगेंड्स के साथ ट्रीट करवाते हैं, उसको रिएक्शन में प्रोसीड करते हैं। जैसे हमने कहा कोबाल्ट H2O का होल 6 और चार्ज अप्रोक्सीमेट इस पे अगर रखना चाहें तो +3, इसकी रिएक्शन 6NH3 लिगेंड्स के साथ करवाएं, या फिर हम कहें COH2O का होल 6 +3 और इसकी रिएक्शन 3EN के साथ करवाएं। EN क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन। तो डेफिनेटली जो लिगेंड्स जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बन जाएगा रिप्लेसमेंट के आधार पर CONH3 का होल 6 +3 और यहां से 6H2O और यहां से बन जाएगा COEN का होल थ्राइस +3 + 6H2। अब यहां पे ये दो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से स्टेबल कौन, सिंपल सा आंसर है स्टेबलाइज्ड कौन होगा, सेकंड वाला होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे जो EN है वो किसका निर्माण कर देता है, कीलेट रिंग का निर्माण कर देता है, जो इनके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करती है। तो अपन क्या कह सकते हैं, अपन कहेंगे कि यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके आधार पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेंगे, यहाँ पे भी 6 बन रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्लेट रिंग्स बढ़ने से यहाँ पे इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। हम बात करते हैं कितनी क्लेट रिंग्स बन सकती हैं, तो CO यहाँ पे EN को अपन कैसे लिखेंगे, NH2 CS2 CS2 NH2 के साथ 3 है, तो हमने लिखा NH2 CH2 CH2 1, NH2 CH2 CH2 2 और यहां से मेंशन किया NH2 CH2 CH2 NH2। तो ये बताओ, आपसे अगर ये पूछे जाए कि इसमें क्लेट रिंग कितनी बन रही है, तो जवाब होगा 3। तो अगर हम इसमें इसकी संरचना देना चाहें तो इसकी संरचना कैसे दोगे, कोबाल्ट NH3 NH3 NH3
NH3 और NH3, क्या एक भी किलेट रिंग बन रही है? नहीं बन रही। तो इसकी तुलना में ये वाला जो संकुल है वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, ज्यादा स्थायी होता है। इस तरह से हम कहते हैं कि एंट्रोपी का मान अगर बढ़ाओगे तो यौगिक का स्थायित्व बढ़ जाता है। पहली चीज ऊष्मागति की उसमें स्थायित्व की बात कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं तो दोनों कॉम्प्लेक्स के रेफरेंस में हम एक बात कहेंगे कि COH2 का होल 6+3 कॉम्प्लेक्स है। ये जो कॉम्प्लेक्स है, संकुल आयन को यदि विलयन में डुबोया जाए, उसको विलयन में अभिकृत करवाया जाए तो उसमें 4 कण इसके व्यवस्थित होते हैं तथा इसकी अभिक्रिया किसी द्विदंतुक लिगेंड के साथ करवाने पर उसमें इथाइलिन डायमीन के साथ रिएक्शन करवाने पे कुछ विशेष प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जो हम यहाँ पे दे सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं। अब होता क्या है रिएक्शन में वो समझना कि जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो इसके कणों को संख्या में वृद्धि होने से या अर्थात एंट्रोपी बढ़ने से, भाई देखो कणों की संख्या कैसे, यहाँ टोटल कितने कण थे ये बता दीजिए, यहाँ कितने कण थे, कितने कण थे? यहां देखो एक तो मान ले कॉम्प्लेक्स को और 6 इसके, तो 1 + 6 बराबर कितने हुए? 7 कण हो गए क्या पहले कॉम्प्लेक्स में। दूसरे में जब इससे प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट बनने से क्या होगा, एक तो वापस संकुल और 6 लिगेंड, फिर भी कितने बने? 7 बन गए। इसमें बात करते हैं, एक तो ये था और 3 ये हैं, टोटल कितने हुए? 4। अब कितने बने? अब बनते हैं, एक तो संकुल है 6 इसके यौगिक हैं तो टोटल बन गए 7। तो अगर हम किसी ऐसे संकुल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किलेट रिंग बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उस कंडीशन में जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करते हैं तो देखो कणों की संख्या बढ़ रही है क्या? तो कणों की संख्या बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो उनके लिए जो स्थायीकरण ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी और स्थायीकरण ऊर्जा बढ़ने से उसका जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है। तो हमने क्या किया कि जब इनकी रिएक्शन करवाई जाती है तो इनके कणों की संख्या बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप इनकी एंट्रोपी भी बढ़ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी बढ़ने से संकुल जो बना है ये वाला, इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः कि कुछ संक्रमण धातु आयनों को द्विदंतुक लिगेंड्स के साथ अगर किलेट रिंगों की अपेक्षा की जाती है, किलेट रिंगों का फॉर्मेशन किया जाता है तो उस कंडीशन में उनका जो स्थायित्व है वो बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहां से ये चीज समझ में आ गई। जो दूसरा इफेक्ट था किलेट प्रभाव, वो किस तरह से मॉलिक्यूल को प्रभावी बनाता है, किस प्रकार वो इसकी स्टेबलाइजेशन को मेंशन करता है, तो ये चीज हमने डिस्कस की है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम कुछ नए फैक्टर्स के साथ मिलेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को, पूरे टॉपिक को एक बार ध्यान से समझोगे। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा।